नमस्कार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 आगरा की आवाज पर पूजा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती है। नमस्कार मेरे किसान भाइयों, बहुत अच्छा आपका स्वास्थ्य होगा, ईश्वर से हमारी सदैव ही आपके लिए कामना है। और साथ ही साथ बहुत अच्छे अच्छे गीत और अच्छी अच्छी जानकारियां भी हम इस रेडियो के माध्यम से आपको सुनवाते हैं, जो आपकी अच्छी सेहत रखती है। पुनः हम आपके लिए लेकर आए हैं रेडियो कृषि जागरूक कार्यक्रम। ये जागरूकता कार्यक्रम आप तक पहुँचा रहे हैं हम मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से, यानी कि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रायोजित ये विशेष कार्यक्रम आप तक पहुंचाया जाता है। लगातार एक सीरीज में, लंबी सीरीज में आप तक हम ये कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे विशेषज्ञ होते हैं और अलग अलग कृषि क्षेत्र जितने हैं, अलग अलग फसलें हैं, उनके बारे में आपको जानकारियां देते हैं। आज एक बार फिर हम आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी लेकर आए हैं, लेकिन आज कुछ खास है और उस खास बात को करने के लिए खास मेहमान की जरूरत तो होती ही है। तो क्यों ना हम बहुत बहुत स्वागत करें अपने रेडियो स्टेशन पर आप सभी के सामने नीरव पटेल जी का, जो है एरिया एग्रोनॉमिस्ट वेस्ट उत्तर प्रदेश के यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। नीरव पटेल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत दिनों से हमारे किसान भाई आपको सुनना चाह रहे थे, दोबारा मिस कर रहे थे। नमस्कार जी। नमस्कार नीरव जी, हमने धान की फसल के बारे में आपसे पहले बहुत सारी बातें करी हैं, लेकिन आज हम कुछ खास आपसे जानना चाहते हैं। आज का जो विषय रहेगा वो रहेगा धान की फसल में जिंक की आपूर्ति और उसका सही तरीका। शुरुआत करें, तैयार हैं आप? जी जरूर। तो क्यों ना सबसे पहले हम ये जो पोषक तत्व है जिंक, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं आपसे। चलिए जरूर। जैसे हम आज के टॉपिक के अंदर बात करेंगे कि धान की फसल के लिए जिंक कैसे जरूरी है और हम इसकी आपूर्ति कैसे कर पाएंगे, और अगर हमारी फसल के अंदर जिंक की डेफिशिएंसी रह जाती है तो उसकी वजह से क्या क्या परिणाम हमारी फसल के अंदर हमें भुगतने पड़ते हैं और कैसे फसल की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है। तो जिंक एक माइक्रो न्यूट्रिएंट के तौर पे हमें धान की फसल में देना होता है। इसकी बहुत ज्यादा मात्रा तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इसकी मात्रा कम भी रह जाए तो हमारी कहीं ना कहीं वो हमें प्लांट की ग्रोथ के अंदर और अंततः में हमारी जो उत्पादन है, फसल की जो उत्पादकता है, वो कहीं ना कहीं हमें कम देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसके कई सारे ऐसे रीजन है कि जिंक की अगर कमी रही तो वो प्लांट की जो एक्टिविटी है, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी और ग्रोथ जो है, वो सही तरीके से नहीं हो पाती। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँ कि जिंक अपनी फसल के अंदर, जो धान का पौधा है, तो पौधे के अंदर जिंक माइक्रो न्यूट्रिएंट के क्या क्या काम होते हैं, वो कैसे काम करता है। एक तो सबसे पहला काम ये हो गया कि ये जो है वो पौधे की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी को मेंटेन करने का काम करता है। वो कैसे मेंटेन करेगा कि भाई इसके पौधे के अंदर जो है, हमारे ही मनुष्य शरीर के जैसे ही पौधे के अंदर भी काफी सारी एक्टिविटी होती है, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस हो गया, या फिर इसके अलावा भी काफी सारे कार्बोहाइड्रेट का चयापचय क्रिया हो गई। तो ये सब चीजों के अंदर जिंक मदद करता है। फिर इसके अलावा अगर हम देखें कि जैसे मेन पौधा जो खुराक बनाता है, तो खुराक कैसे बनाएगा कि भाई प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो अपनी खुराक बनाता है। जैसे सूर्य से वो प्रकाश का अवशोषण करेगा और जमीन से वो पानी उठाता है, जिसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कणों में विभाजित करते वो फोटोसिंथेसिस करता है। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर ऐसी काफी सारी एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, जो उत्सेचकीय प्रक्रिया बोलेंगे हम, जिसके अंदर जिंक का एक मेन रोल रहता है। तो अगर जिंक हम पूर्ति मात्रा में देंगे तो ये चयापचय क्रिया अच्छे से चलेंगी और पौधा अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया अच्छे से कर पाएगा। इसके बाद फिर आता है कि स्ट्रेस रेजिस्टेंस, मतलब जो तनाव की स्थिति आती है। जैसे हमने अगले एपिसोड में भी चर्चा की थी कि काफी सारी बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस प्लांट के ऊपर आते हैं, जिसके आगे अगर पौधा अपना रक्षण नहीं कर पाएगा तो कहीं ना कहीं वो अपने एंड के अंदर जो हार्वेस्टिंग हम करेंगे तो उत्पादन के अंदर हमें फर्क देगा। तो जिंक जो है, तो ऐसी जो स्ट्रेस कंडीशन है उसके सामने भी रेजिस्टेंट प्रोवाइड करने के अंदर पौधे को मदद करता है।
फिर हो गया कि भाई हार्मोनल रेगुलेशन। तो हार्मोन्स जो प्लांट के अंदर सीक्रेट होता है, जैसे कि एक उदाहरण के तौर के ऊपर हम ऑक्सिन हार्मोन की बात करें, जो जड़ों के विकास के लिए और उसकी बढ़वार के लिए उपयोगी होता है। तो ये ऑक्सिन का जो सिक्रेशन है, उसका जो स्त्राव होना चाहिए, तो जिंक ऑक्सिन के स्त्राव के अंदर भी मदद करता है कि पूर्ति मात्रा में पौधे के अंदर ऑक्सिन का सिंथेसिस और अच्छी तरीके से वो जड़ों तक पहुंच पाए, ताकि जड़ों का विकास हो और मिट्टी में जड़ें फैल पाए। फिर अगर हम आगे बात करें, तो जैसे हम कोई भी खाद देते हैं, भले जिंक एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, लेकिन जो हम मैक्रो और अलग अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट देंगे, तो उसके एब्जॉर्प्शन के अंदर भी जिंक मदद रूप होता है। जैसे कि मैंने बात की कि ये मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को फास्ट बनाता है, तो अगर जैसे ही मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी अच्छी तरीके से चलेगी, तो बाकी सारे न्यूट्रिएंट का भी यहाँ पे अच्छे से एब्जॉर्प्शन होगा और वो पौधे की ग्रोथ अच्छे से कर पाएगा। और ये सारी एक्टिविटी अगर अच्छे से होती है, तो लास्ट के अंदर जो हमारा मेन अपटेक क्या होता है कि भाई हम फसल की कटाई करते हैं, तो वो दाने के लिए, धान का जो दाना होगा, तो ये सब चीजें अच्छी तरीके से चलने की वजह से हमें ग्रेन क्वालिटी के अंदर भी अच्छी फायदा देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जो जिंक है, भले एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, लेकिन उसका रोल एक मेजर तौर के ऊपर हमें धान की फसल के अंदर देखने को मिलता है। जी जी जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। इसके साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगी कि यारा फर्टिलाइज़र इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के भी जिंक के कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स होंगे जिन्हें हमारे किसान भाई इस्तेमाल करके फ़ायदा पा सकते हैं, तो कुछ उनके बारे में बताइए। जी जरूर। यहाँ पे हम यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से किसान भाइयों के लिए हम दो तरीके की जिंक का यहाँ पे रिकमेंडेशन करते हैं। अगर वो धान की फसल में अपनी यूरिया, डीएपी, एनपीके या फिर अन्य कोई भी खाद जो है, इसके साथ अगर मिलाकर डालना चाहे ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से, तो जैसे अन्य जिंक भी किसान उपयोग करते हैं, तो हमारी पाउडर की बजाय यहाँ पे सस्पेंशन बेस्ड जिंक है, जो लिक्विड फॉर्म के अंदर आती है, यारावीटा प्रोकोट जिंक। वो मार्केट में अभी तक 33% हाईएस्ट जिंक का कॉन्सेंट्रेशन होता है जो अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास यारावीटा प्रोकोट जिंक जो है वो 39.5% के कॉन्सेंट्रेशन के साथ यहाँ पे उपलब्ध है, और उसकी मात्रा भी काफी कम है, जो हम 350 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रिकमेंड करते हैं। यदि किसान खाद के साथ मिलाकर नहीं डालना चाहता, तो उसके बाद हम स्प्रे के लिए भी यहाँ पे जिंक लाए हुए हैं, जो हमारी यारा क्रॉप पोर्टफोलियो के अंदर यारावीटा जिंट्रेक्स 700 के नाम से आती है। वो भी 39.5% के जिंक कॉन्सेंट्रेशन के साथ अवेलेबल है, जो किसान अपनी फसल के अंदर, कोई भी फसल हो, धान हो, गेहूं हो, गन्ना हो, मक्का हो, तो उसके अंदर स्प्रे के माध्यम से भी फसल को उपलब्ध करा पाएंगे। जी, तो ऐसे में सही मात्रा का और तरीका सही होने का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है ना? राइट। अगर हम सही मात्रा की बात करें, तो अभी तक मार्केट के अंदर जो भी जिंक अवेलेबल है, तो वो किसान अपनी फसल के अंदर अलग अलग कंपनियों की अलग अलग रिकमेंडेशन रहती है, जो 5 से 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से किसान अपनी फसल के अंदर डालते हैं। वहीं पे अगर हम यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से रिकमेंड करें, तो हमारी जो जिंक है, तो जिंक की मात्रा हम यहाँ पे 350 ml प्रति एकड़, धान की फसल के अंदर, गेहूं की फसल के अंदर, गन्ने की फसल के अंदर, तो सभी फसलों में हम खाद के साथ मिलाकर डालना चाहे, तो यूरिया के साथ यारावीटा प्रोकोट जिंक का रिकमेंडेशन करते हैं। वहीं अगर किसान स्प्रे के माध्यम से देना चाहे, तो हम यारावीटा जिंट्रेक्स 700 का यहाँ पे उसी मात्रा के अंदर रिकमेंडेशन करते हैं। जी जी। और क्या इसका इस्तेमाल, यानी जिंक का इस्तेमाल फसल के, धान की फसल के मैं बात कर रही हूँ, उसके किसी एक पर्टिकुलर समय पर देना चाहिए या स्टेप बाय स्टेप देना चाहिए? और अगर स्टेप बाय स्टेप है तो किस तरह से, वो भी हमें बताइएगा। जी जरूर। जैसे यहाँ पे हम बात करें कि जिंक कौन सी पौधे की अवस्था के ऊपर हमें अप्लाई करनी चाहिए, तो जब मार्केट के अंदर जैसे काफी सारी जिंक है, तो किसान अपने पौधे की शुरुआती अवस्था, यानी जो वेजिटेटिव स्टेज है, 15 दिन से लेके 25 दिन वाली अवस्था, जहाँ पे किसान अपनी पहली खाद धान के अंदर डालता है ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से ट्रांसप्लांटिंग के बाद, तो वो पहली खाद के साथ हमें जिंक का एप्लीकेशन अपनी फसल के अंदर करना चाहिए।
ताकि जो वेजिटेटिव जो इनिशियल स्टेज है वेजिटेटिव स्टेज, तो वहाँ पे हमें प्लांट की ग्रोथ अच्छी देखने को मिले। और जो मैंने आगे सारी एक्टिविटीज बताई जैसे कि एंजाइमेटिक एक्टिविटीज है, उसके अलावा फिर फोटोसिंथेसिस हो गया, फिर स्ट्रेस को रेजिस्ट करने के लिए स्ट्रेस के सामने हमें रक्षण चाहिए तो उसके लिए, या फिर हार्मोनल रेगुलेशन हमें अगर करना हो प्लांट के अंदर, तो ये सारी चीजें जो है बैलेंस शुरुआती अवस्था से होनी चाहिए। तो इसीलिए हम वेजिटेटिव स्टेज के अंदर पहली खाद के साथ जिंक एप्लीकेशन का रिकमेंडेशन करते हैं। जी, तो नीरव जी, हम ये भी जानना चाहेंगे, जब हम धान की फसल में जिंक का उपयोग पर बात कर ही रहे हैं, बहुत सारी अच्छी आपने बातें बताई और हम लोग लगातार बात कर ही रहे हैं कि यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बेहतरीन प्रोडक्ट्स है उनका इस्तेमाल, लेकिन आपसे जानना चाहूंगी, हमारे किसान भाइयों का ही सवाल है कि यारा ही क्यों? देखिए, अगर मैं बात करूं यारा ही क्यों के सवाल के ऊपर, तो जैसे आप सब अपने फसल के अंदर अलग अलग तरह की चीजें, अलग अलग प्रकार की खाद, ये सब चीजें डालते हैं, तो यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने हित के बारे में नहीं, लेकिन किसान को कैसे हम फायदा करवा पाए, तो उस दिशा के अंदर काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। और यहाँ पे हम फार्मर सेंट्रिक अप्रोच लेके चलते हैं कि भाई आज के टाइम के अंदर किसान को क्या जरूरत है। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल लेकर बात करना चाहूंगा, यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे हम जिंक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जिंक के अंदर किसान आज मार्केट में अवेलेबल काफी तरह की अलग अलग प्रकार की जिंक का उपयोग कर रहे हैं और मेनली वो यूरिया खाद के साथ मिलाकर जिंक अपनी फसल में अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है कि भाई जैसे ही हम जिंक को फर्टिलाइजर के साथ मिक्स करते हैं तो वहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर काफी सारी दिक्कत आती है। पहली तो ये है कि ये पाउडर फॉर्म के अंदर होती है, जो कि ब्रॉडकास्टिंग के अंदर अगर हवा चली या फिर जैसे काफी और फैक्टर्स हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, सही तरीके से फील्ड में अप्लाई नहीं हो पाती है, या फिर पाउडर होने की वजह से वो हवा में उड़ जाती है और खेत में नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, तो उसी के सॉल्यूशन के रूप में हमने यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अंदर एक नई तरीके की जिंक ऑक्साइड फॉर्म के अंदर आविष्कार किया हुआ है, जो सस्पेंशन बेस्ड है, ऑयल सस्पेंशन बेस्ड, जिसको आप अपनी खाद के दाने के ऊपर कोट कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक फार्मर सेंट्रिक अप्रोच है कि फार्मर को दिक्कत आ रही थी एप्लीकेशन करने के अंदर, तो हमने इसका सॉल्यूशन के बेस के अंदर ये जिंक का आविष्कार किया है। और वहीं दूसरी तरीके से बात करूं तो ये जो पाउडर फॉर्म में जिंक होती है फर्टिलाइजर के साथ मिलाने के बाद वो कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर को डिसॉल्व कर देती है, मतलब उसमें से पानी छोड़ देती है। ठीक है, तो अगर आप यारा वीटा प्रोकोड जिंक का उपयोग कर रहे हो तो यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी कि आपकी खाद पिघलेगी भी नहीं, और जैसी आपने आज मिलाई है वैसे ही आपको, अगर आप फर्टिलाइजर का ब्रॉडकास्टिंग नहीं कर रहे हो तो एक हफ्ते बाद भी आपको वैसी की वैसी खाद देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये सारे फार्मर सेंट्रिक अप्रोच है, तो हम यारा फर्टिलाइजर के अंदर ये सारी चीजों का ख्याल रखते हैं और फार्मर को कैसे बेनिफिट कर पाए उसी दिशा के अंदर आगे काम करते हैं। तो जरूर से मैं फार्मर्स को रिकमेंडेशन करूंगा कि यहाँ पे आप एक बार अपने पूरे खेत के अंदर नहीं तो 1 एकड़ के अंदर यारा फर्टिलाइजर का क्रॉप पोर्टफोलियो जो है उसका उपयोग करके देखें और आपकी फसल के अंदर लाभ ले। यानी नई तकनीक ने कृषि क्षेत्र में बहुत सहयोग किया है उसको आगे बढ़ने में, सही कहा मैंने? राइट। कृषि के जो पुराने तरीके थे उससे हमारे किसान भाई मेहनत भी उनकी ज्यादा लगती थी और साथ ही साथ मुनाफा भी कम उनको मिलता था और समय बहुत ज्यादा लगता था। आज की ये जो नई नई तकनीकें हैं इन्होंने कृषि को बहुत आसान बना दिया है। कुछ इन नई तकनीकों के बारे में बताइए ना, जो आप हमारे किसान भाइयों को सजेस्ट करते हैं खेत में जाकर। देखिए, नई टेक्नोलॉजीज की आज बात करें तो नई टेक्नोलॉजीज के अंदर आज सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक, मतलब बुआई से लेके कटाई तक, सीड टू सीड, ऐसी काफी सारी टेक्नोलॉजीज आ गई है। जैसे कि हम अगर सोइंग की बात करें तो पहले का जो हमारा समय था, जो हम हमारे बाप दादा खेती करते थे तो वो बैल से खेती करते थे। ठीक है, वो बुआई भी बैल से करते थे, हल चलाते थे इंटरकल्चरिंग के लिए। यदि फिर अगर हार्वेस्टिंग की बात आए तो मैन्युअल दराती से हम धान गेहूं की कटाई करते थे या गन्ने की कटाई करते थे। वहीं आज अगर हम बात करें तो सोइंग के लिए
रोपाई के लिए भी हमारे पास ऐसी एडवांस मशीनरी है जो खेत को बोने के अंदर हमें पहले एक पूरा दिन चाहिए था, तो वही चीज आज हम 1 घंटे के अंदर कंप्लीट वाह, कर रहे हैं। क्या तो बात। सोइंग के लिए यहाँ पे अलग अलग प्रकार की मशीनरीज है। जैसे हम धान की आज चर्चा कर रहे हैं, तो धान की मैं बात करूँ कि भाई आप जैसे नर्सरी में से अपनी पौध लाते हो, ठीक है, तो पौध को आज मेन फील्ड में गाड़ने के लिए भी आपके पास पैडी ट्रांसप्लांटर आ गए हैं। वहीं अगर गेहूं की बात करें तो गेहूं के लिए नई नई तरीके की सीड ड्रिल्स आ गई है। जो पहले हम ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से सोइंग करते थे, तो आज गेहूं में भी सीड ड्रिल से सोइंग करते हैं, ताकि एक सही मात्रा के अंदर बीज जमीन के अंदर पहुंच पाए और उसके जर्मिनेशन में भी हमें फायदा हो। और बीज की जो मात्रा लगती थी वो भी आज काफी कम हो गई है नई टेक्निक की वजह से। वहीं फिर अगर इंटरकल्चरिंग की बात करें, बुआई के बाद जैसे ही प्लांट जर्मिनेट हो जाता है, तो जर्मिनेशन के बाद इंटरकल्चरिंग के लिए आज हमारे पास काफी सारे साधन आ गए हैं। जैसे कि पहला तो ट्रैक्टर ही है, जो बैल 1 दिन में करता था वो आज ट्रैक्टर वही काम 1 आधे घंटे में कर रहा है। जैसे कल्टीवेटर हो गया, रोटावेटर हो गया, डीप प्लाव हो गया, तो ऐसे काफी सारे साधन हैं जिसके उपयोग से हम अपनी मिट्टी की परवरिश अच्छे तरीके से कर पाते हैं। ठीक है, तो ये इंटरकल्चरिंग ऑपरेशन है। फिर जैसे कि स्प्रे के लिए नई टेक्नोलॉजी की बात करें, तो पहले तो हम हाथ से वो मैनुअल स्प्रेयर से स्प्रे करते थे, ठीक है, तो आज हमारे पास बैटरी ऑपरेटेड स्प्रेज आ गए हैं, जिसकी वजह से कि भाई मैन पावर का जो उपयोग है वो हम सही तरीके से कम समय के अंदर ज्यादा स्प्रे कर पाए। और बैटरी स्प्रेयर के अलावा काफी सारे हमारे पास बूम स्प्रेयर है। आजकल तो ड्रोन से भी स्प्रे होने लगा है कि भाई जो 1 घंटे में बैटरी स्प्रेयर से काम होता था, वो 10 मिनट के अंदर ड्रोन हमारे खेत के अंदर दवाई का छिड़काव कर देता है, वो भी कम पानी की मात्रा में और ज्यादा एरिया कवर करके। तो ये सारी टेक्नोलॉजी से फिर हार्वेस्टिंग के अंदर हम देखें तो धान और गेहूं के लिए कंबाइन हार्वेस्टर हमारे पास है। फिर वहीं बेलर है, जैसे कि जो धान गेहूं काटने के बाद जो अंदर कचरा हमारा जो भूसा पड़ा रहता है, तो उसको आज हम इकट्ठा करके चारे के लिए या दूसरे अन्य उपयोग के लिए भी फ्यूल के रूप में उपयोग कर रहे हैं। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज है जो ऑलरेडी फील्ड के अंदर एग्जिस्ट करती है और फार्मर इसका अच्छे तरीके से एफिशिएंटली उपयोग भी कर रहा है। जैसे कि आज की जो खेती है, पहले हम 1 साल के अंदर मैक्सिमम 2 फसलें ले पा रहे थे, लेकिन आज आप देखोगे तो जो कॉमर्शियल खेती हो रही है, तो इसके अंदर 4-4 फसलें हम 1 साल के अंदर अपने खेत के अंदर पैदा कर पा रहे हैं। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों में कोई मिथ्या या भ्रम जुड़ा हुआ है कि अगर इन नई तकनीकों का इस्तेमाल किया तो फसल अच्छी नहीं होगी या हमारी मृदा का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। क्या ऐसे किसान भाई आपसे भी टकराते हैं और फिर आप उनको किस तरह समझाते हैं? जी जरूर, आज भी काफी सारी हमारे जो किसान भाई है, तो इनके बीच में ऐसी मिथ्या फैली हुई है कि भाई ये मशीनरी का उपयोग करने से हमारी खेत की जो मिट्टी है वो सख्त हो रही है, या फिर हमारी जो फसल है उसकी अच्छी तरीके से कटाई नहीं हो पा रही है, इंटरकल्चरिंग नहीं हो पा रही है। तो फिर हमें इनको समझाना पड़ता है कि देखिए आज का जो मतलब जो युग है वो फास्ट युग है, ठीक है, कि हर काम के अंदर हमें गति चाहिए, कितना जल्दी मैं ये काम कर सकता हूँ। तो अगर हम ये टेक्नोलॉजीज को नहीं अपनाएंगे तो फिर हम कहीं ना कहीं अपनी खेती के बिजनेस के अंदर पीछे रह रहे हैं। आज आप दूसरी सारी इंडस्ट्रीज भी देखोगे जहाँ पे हम बात करें तो मशीनरीज ने मनुष्य की जगह ले ली है, रोबोट्स तक आ गए हैं। यस, कि काम तेजी से हो पाए और अच्छी एफिशिएंसी से वो हम अपना प्रोडक्शन निकाल पाए। तो किसानों को भी इसी तरीके से समझाना पड़ता है और हम आगे हमारी रोज बरोज के काम के अंदर ऐसे कई किसानों को समझाते भी हैं और इसका बेनिफिट भी वो उठाते हैं। जी जी जी, बहुत अच्छी जानकारियां हमारे साथ एरिया एग्रोनॉमिस्ट जो कि वेस्ट यूपी के हैं यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से नीरव पटेल जी साझा कर रहे हैं। और आज हम उनसे जिंक की उपयोगिता पर बात कर रहे हैं धान की फसल में। अगर हम धान की फसल की ही बात करें तो अगर जिंक का सही समय पर और सही मात्रा में इस्तेमाल ना किया जाए तो कौन कौन सी बीमारियां हमारी फसल को लग सकती हैं और कितना नुकसान पहुंच सकता है हमारे किसान भाई को? देखिए, अगर मैं सही मात्रा में सही समय पे अगर हम
जिंक ना दे। जैसे मैंने बोला कि पहली खाद के साथ आपको वेजिटेटिव अवस्था के अंदर जिंक का एप्लीकेशन करना चाहिए। अगर हम नहीं करते हैं तो वेजिटेटिव स्टेज के ऊपर हमारे प्लांट के अंदर हमें एक सिम्टम जैसे क्लोरोसिस है। क्लोरोसिस मतलब पीलापन, लेमैन लैंग्वेज के अंदर हमारी फसल पीली पड़ सकती है। ठीक है, अगर फसल पीली पड़ गई तो मतलब उसके अंदर क्लोरोफिल कंटेंट की कमी हो जाएगी। अगर क्लोरोफिल कंटेंट सही मात्रा में नहीं रहा तो कहीं ना कहीं वो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है, जो पौधा अपनी खुराक बनाता है, तो वो खुराक कम बनेगी और उसका असर सीधा सीधा असर हमें अपनी पैदावार के ऊपर पड़ेगा कि खुराक कम बनने की वजह से पौधा अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा और एट द एंड रिप्रोडक्टिव स्टेज के अंदर वो अपनी जो ग्रेन यील्ड है, ग्रेन यील्ड के ऊपर कहीं ना कहीं हमें कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, एक तो ये क्लोरोसिस हो गया। फिर पौधे की ग्रोथ अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो स्टंटेड ग्रोथ रह जाएगी, मतलब ग्रोथ कम होगी, जिसकी वजह से कि भाई वो अपना खुराक अच्छी तरीके से नहीं बना पाएगा। और अगर रोग की बात करें तो मैंने आगे के एपिसोड में भी बोला था आपको कि जैसे फंगल डिसीज हो गए, जैसे ब्राउन स्पॉट है तो ब्राउन स्पॉट का फंगल डिसीज भी आ सकता है। और मैच्योरिटी के अंदर जो अगर पौधा ग्रोथ ही अच्छे से नहीं कर पाएगा तो जो उसका मैच्योरिटी स्टेज है वो भी लेट होने की संभावना यहाँ पे रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में नीरव जी ये और बताइए कि अगर धान की फसल से हमारे किसान भाई ज्यादा मुनाफा प्राप्त करना चाहते हैं तो हार्वेस्टिंग के समय उन्हें किन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए? जी जरूर। देखिए, जैसे हम हार्वेस्टिंग करते हैं, ठीक है, अपने खेत के अंदर, एक तो हार्वेस्टिंग प्रॉपर स्टेज के ऊपर होनी चाहिए कि जिससे हमारा जो ग्रेन है वो ग्रेन ब्रेक ना हो। जितना मतलब साबुत ग्रेन निकलेगा तो उतनी ही पैदावार हमें अच्छी मिल पाएगी। और अगर टेक्निक की बात करें कैसे हमें हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, तो आज हमारे पास काफी सारी मशीनरीज है जिससे हम हार्वेस्टिंग कर पाते हैं और कम समय के अंदर। जहां आप मैन्युअल अगर करवाना चाहोगे तो एक दिन में 10 लेबर से जो काम हो रहा है, तो वही चीज हम अगर मशीनरी से करवाना चाहेंगे तो वो 10 लेबर का एक दिन का काम हम 1 घंटे के अंदर पूरा कर पाएंगे, जिससे कि हमारी लागत कम लगेगी और जिसके साथ साथ समय का भी बचाव हुआ और हमारी फसल भी अच्छी तरीके से यहाँ पे साफ सुथरी कंडीशन के अंदर हमारे हाथ में आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। यानी जिंक का बहुत बड़ा रोल है हमारी फसल में ही नहीं, हम इंसानों के लिए भी। अगर किसान भाइयों आपको ध्यान हो, कोविड का जब समय आया था, जिंक की उपयोगिता कितनी बढ़ गई थी। हम खाने पीने की चीज़ों में भी वही चीज़ ढूंढने लगे थे, डॉक्टर भी वही सलाह देते थे, जिंक ज़्यादा से ज़्यादा खाइए और उसके लिए अलग से टैबलेट दवाई भी दी जाती थी जिंक की। जिंक खाइए और कोरोना को हरा दीजिए। सही कहा नीरव जी? जी राइट। तो यहाँ पे जैसे हमने पहले भी बात की कि डिसीज रेजिस्टेंसी के अंदर जिंक का एक मेजर रोल पौधे के अंदर भी है और हमारे मनुष्य शरीर के अंदर भी रहता है कि जितना ज्यादा मतलब पूर्ति मात्रा के अंदर हम जिंक अप्लाई करेंगे या हमारे शरीर में भी हम लेंगे तो जिससे क्या होगा कि हमारी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी जो है वो सही तरीके से काम करेगी। हिंदी के अगर अंदर बात करें तो चयापचयिक जो क्रिया है वो अच्छी तरीके से होगी। चयापचयिक क्रिया अच्छी तरीके से होगी तो हमारे प्लांट के अंदर या ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हॉर्मोन्स है वो हॉर्मोन्स का बैलेंस अच्छी तरीके से रहेगा और बैलेंस अच्छी तरीके से रहने की वजह से जो हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति डिसीज रेजिस्टेंसी है वो भी अच्छी होगी। तो एट द एंड वो कहीं ना कहीं हमारी मतलब स्वस्थता पे असर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ऐसे भी कोई किसान भाई हैं जिनका आज आप यहाँ नाम लेना चाहेंगे, आपके समक्ष रहे हों, आपको मिले हों, जिन्होंने जिंक के साथ अच्छी तरह से खेती की हो और जिंक का सही मात्रा में सही तरीके से इस्तेमाल किया हो सही समय पर और उनकी खेती बहुत अच्छी, और आप जब भी और किसान भाइयों से मिलते हैं अपनी पब्लिक मीटिंग में तो उनका जिक्र जरूर करते हैं। आज रेडियो पर भी उनका जिक्र कर दीजिए। जी जरूर। हम यहाँ पे काफी सारे किसानों के साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ पे हमारे जो यारा क्रॉप प्लान के यूजर फार्मर हैं इनका मैं नाम लेना चाहूँगा। तो पूरनपुर पीलीभीत जिले के पूरनपुर तहसील के अंदर हमारे गुरविंदर सिंह करके किसान भाई है जो हमारा पूरा हर एक फसल के अंदर हमारा यारा के जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं इसका उपयोग करते हैं। और उसके साथ साथ अभी मैं प्रेजेंट की बात करूं तो जो गेहूं की हार्वेस्टिंग हो रही है, ठीक है, तो गेहूं के अंदर उन्होंने जिंक का भी पूर्ति मात्रा में अपने खेत के अंदर फसल के अंदर उपयोग किया था। और आज हम जब हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो अभी हमने एक इनके जिंक एप्लीकेशन वाले प्लॉट का हार्वेस्ट डेटा लिया था
तो जिसके अंदर इन्होंने पूर्ति मात्रा में जिंक एप्लीकेशन किया हुआ था, तो यहाँ पे हमें काफी अच्छी यील्ड देखने को मिली। जो उत्पादन जो हम बोलते हैं तो वो काफी अच्छा देखने को मिला। तो यहाँ पे जो इनकी बाली, एक बाली के अंदर जो गेहूं की स्पाइक होती है, एक बाली के अंदर हमें एवरेज 64 सीड पर पेनिकल देखने को मिले थे। जी जी, बहुत अच्छी फसल उनकी रही। और कुछ फॉरेनर किसान भाई भी आप हमें बता रहे थे जो समय पर आते हैं आपके पास और वहाँ आकर धान की खेती करते हैं, बहुत अच्छी फसल होती है उनकी और उसके बाद वो चले जाते हैं विदेश वापस। कुछ वो भी बताइए ना। जी जरूर। तो मैं जैसे फील्ड में यहाँ पे हर जगह पे विजिट करता हूँ, तो हमारे पूरनपुर तहसील के अंदर और शाहजहाँपुर जिले की पवाया तहसील है, तो जिसके अंदर भी काफी सारे ऐसे किसान हैं जो कनाडा, यूएसए से आते हैं, जो अपनी धान की फसल हो गई, धान के बाद ये पोटैटो लगाते हैं, तो पोटैटो की फसल हो गई, ये 2 फसलें लेते हैं और उसके बाद फिर वो अपने जो रेगुलर काम है उनका, उसके लिए वो वापस अपनी जगह पे ट्रैवल कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से काफी ऐसे किसान भी है फॉरेन से स्पेशल यहाँ पे अपनी जमीन के अंदर खेती करने अपने भारतवर्ष के अंदर आते हैं। तो नीरव जी, क्या कुछ टेक्निक में, कुछ तरीकों में, कुछ सोच में, समझ में या कुछ फर्क होता है उनके द्वारा की गई किसानी में और हमारे जो यही हमारे किसान भाई हैं उनकी किसानी में कुछ फर्क होता है? कुछ उनसे हम सीख सकते हैं? जी जरूर। देखिए, यहाँ पे मेन डिफरेंस यहीं पे आ जाता है कि जो हमने बात की एडवांस टेक्नोलॉजी की, ठीक है, जो आज नए नए संशोधन किसानी में हो रहे हैं, खेती किसानी में, तो वो काफी ज्यादा एडवांस है हमसे और वो अलग अलग टेक्नोलॉजी का उपयोग करते रहते हैं। जैसे मैंने सोइंग टू हार्वेस्टिंग के लिए बोला कि भाई सोइंग से लेके, रोपाई से लेके कटाई तक जो हमारे पास टेक्नोलॉजीज है, स्प्रे के लिए भी अलग अलग टेक्नोलॉजी है हमारे पास, तो उसका भी वो उपयोग करते हैं। और आज मार्केट के अंदर काफी सारे नए संशोधन होते रहते हैं। जैसे मैंने डिसीज के लिए बताया कि भाई प्लांट की फर्टिलाइजर, जो पोषण प्रबंधन के ऊपर हम बात करते हैं, तो उसमें भी काफी सारे संशोधन होते हैं। तो ये जो फार्मर्स है वो क्या है, उनका एडॉप्शन रेशियो अच्छा रहता है। वो कोई भी नई जो संशोधन हुआ रहता है तो उसका जल्दी से जल्दी अपने फील्ड के अंदर उपयोग करते हैं। देखिए, खेती जो है वो हमारा बिजनेस है, तो बिजनेस को हमें बिजनेस के तौर पे करना चाहिए। एक छोटे से एरिया में हमने एक प्रैक्टिकल किया, अगर वो प्रैक्टिकल हमारा सक्सेसफुल रहता है तो उसको आप फिर अपने पूरे फील्ड के अंदर अप्लाई कीजिए। तो यही इनका एक रिसर्च बेस्ड खेती रहती है, जिसकी वजह से वो अपनी खेती के अंदर अच्छा मुनाफा भी कमा पाते हैं। और यही बड़ी बात है कि वो विदेश से हमारे देश के अंदर खेती करने आते हैं। बिल्कुल, खेती करते हैं, मुनाफा कमाते हैं और वापस अपने काम पर चले जाते हैं। लेकिन हाँ, भारत की मिट्टी पर आते ज़रूर हैं। उन्हें पता है कि ये मिट्टी बहुत उपजाऊ है, यहाँ का किसान बहुत उन्नत है। बिल्कुल, बहुत अच्छी अच्छी बातें आज एक बार फिर आपने नीरव जी हमारे साथ साझा की हैं। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी नीरव जी। आज आपने और हमने मिलकर बात करी है कि किस तरह से धान में जिंक की आपूर्ति और उसका सही तरीका क्या है। बहुत अच्छी जानकारियों के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद नीरव जी। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। ये विशेष कार्यक्रम किसान भाइयों, जो कि हमारे रेडियो के माध्यम से आपको कृषि जागरूकता देता है, प्रदान करता है, ये स्पॉन्सर्ड है यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से और साथ ही साथ निर्देशित है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, जिससे हम भारत की कृषि को और उन्नत बना सकें और बेहतर बना सकें। फिलहाल आज के इस रेडियो कार्यक्रम के साथ आगरा की आवाज़ से पूजा को दीजिए इजाज़त। फिर होगी आपसे मुलाकात ढेर सारी अच्छी जानकारियों के साथ और विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।